हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसे हो मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रो आर्मी। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। जैसा कि आपको पता है कि अब आरपीएससी एससीएफ का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है ना। 20 दिन लगभग बचे हुए हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और जितने भी मुझे, जैसे जीके का पेपर मैंने देखा, और उसके साथ उसके तो आंसर की तो है ही, चलो अपने पास आपको भी मिल जाएगी ऑफिशियल साइट पे। बट उसके साथ साथ मैंने कुछ करंट अफेयर का भी यहाँ पर कलेक्शन किया है। जैसे कि जो पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे आरपीएससी के अंदर, 2011 का ये पेपर है जो लास्ट टाइम यहाँ पर जब ऑर्गेनाइज करवाया था आरपीएससी ने अपने एससीएफ का एग्ज़ाम। तो उसके साथ मैंने जो मतलब जो जिस पैटर्न पे उस समय क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसी पैटर्न की करंट अफेयर को अभी मैंने कलेक्ट करके और एक आपके लिए एक पीडीएफ तैयार करी है और वीडियो लेक्चर भी तैयार किया है। तो आई होप आपसे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे, ठीक है ना। और इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है मुझे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना। आगे अपन जनरल नॉलेज के बाद ना टेक्निकल सेक्शन का पेपर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैकेनिकल का और अदर पेपर भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप वहाँ पर जाकर, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, तो वहाँ पर जाकर आपको पीडीएफ मिल जाएगी पेपर की भी, और आंसर की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बट मैं ये आपको कहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखो, जिससे कि आपको जितनी भी मैंने करंट अफेयर का कलेक्शन किया है, जो पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देखो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होने वाले, आपको भी पता है, ठीक है ना, जीके के। लेकिन एक पैटर्न सेट अपन को पता लगता है कि एसीएफ के अंदर क्या पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम, ठीक है ना। तो उसी पैटर्न को मैंने करंट अफेयर के साथ लिंक करके, और अभी के जितनी भी करंट अफेयर थी ना, वो उस पैटर्न पे, उस क्वेश्चंस के पैटर्न पे मैंने ऐड करके यहाँ पर इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। तो आई होप आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जीके का पेपर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2012, ठीक है ना। 2011-12 के अंदर ये पेपर हुआ था, तो यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो 2012 के अंदर जो चीफ गेस्ट थी परेड के, वो कौन थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद अपन करंट अफेयर पे आएंगे कि इसके अंदर अपन क्या करंट अफेयर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यिंगलुक शिनवात्रा, ठीक है ना। यिंगलुक शिनवात्रा इसका आंसर आएगा। एक्चुअल में यिंगलुक शिनवात्रा कहाँ के हैं, तो ये थाईलैंड के हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर अपन करंट अफेयर को ऐड करें कि अब इस साल मतलब हो जाता है ना 2020 और 2019 के अंदर अपने चीफ गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे पे, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो 2019 के अंदर जो अपने चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे पे, वो थे साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, ठीक है ना। आप याद रखना, साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा थे, ठीक है ना। और इसके अलावा 2020 की अगर अपन बात करें, तो रिपब्लिक डे पे अपने जो चीफ गेस्ट थे वो थी ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो। आपने काफी नाम सुना होगा जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी वगैरह करते हैं, बोल्सोनारो, ठीक है ना। ब्राजील के प्रेसिडेंट है ये। तो ये 2020 के अंदर अपने यहाँ रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट रहे हैं परेड के अंदर। तो ये 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इसी पैटर्न पर मैंने आपको यहाँ 2019 और 2020 का ऐड करके मैंने आपको यहाँ से बताया है कि 2019 में साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा और 2020 के अंदर ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो, ठीक है ना। और इसके अलावा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में और ऐड करूंगा आपके साथ, ठीक है। अगर देखो ये मैंने मनोहर पांडे के अंदर पढ़ा था, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी ऐड करना इसी क्वेश्चन के साथ। जो यंगेस्ट पीएम है अपने यहाँ पर वर्ल्ड की, वो कौन है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था कि वो है फिनलैंड की सना मारिन। आपने इनका नाम कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। ये फिनलैंड की है जो वहाँ के अभी पीएम इलेक्ट हुई है, ये यंगेस्ट पीएम है, ठीक है ना। तो सना मारिन उनका नाम है। तो इसके साथ ये भी ऐड करते हैं। उसके अलावा अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है Sachin Tendulkar has been nominated as a member of Rajya Sabha in which sphere has shown his special knowledge and experience, ठीक है ना। किस फील्ड से इनको लिया गया था, तो उसके बारे में यहाँ से पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो उसका अपन आंसर देंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का अपन आंसर देते हैं कि कौन सी मतलब होता है ना कि किस फील्ड के अंदर उनको नॉलेज या एक्सपीरियंस थी जिसकी बेसिस पर उनको सेलेक्ट किया गया था। तो आर्ट, ठीक है ना, कला के अंदर उनको नॉलेज थी, उस बेसिस पर उनको राज्यसभा के अंदर इलेक्ट किया गया था, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन ने डिस्कस कर लिया कि इसका आंसर आर्ट है। आर्ट फील्ड से उनको नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर उनको इलेक्ट किया गया था। तो ये पावर किसके हाथ में होती है, ठीक है ना। आपको पता है कि राज्यसभा के अंदर 12 वो होते हैं ना कैंडिडेट्स को यहाँ पर इलेक्ट करने की जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है अपने, ठीक है ना। तो वो किस किस फील्ड से इलेक्ट किए जाते हैं, वो अपने यहाँ पर उसका एक मतलब होता है ना, एक वहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे पहले का जो एक ऑर्डर है वो है अपना आर्ट, ठीक है ना। आर्ट है, उसके बाद साइंस है, उसके बाद यहाँ पर सोशल साइंस है, ठीक है ना, और फिर लिटरेचर है, ठीक है ना। तो ये इन फील्ड से यहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं।
वैसे मोस्टली 3 फील्ड से किए जाते हैं यहाँ पर, आर्ट है, साइंस है और सोशल सर्विस है, ठीक है ना। तो 3 फील्ड से यहाँ पर इलेक्ट करने की पावर होती है अपने राष्ट्रपति के पास, ठीक है। राज्यसभा के अंदर वो अपनी पावर को यूज करके 12 यहाँ कैंडिडेट्स को इलेक्ट कर सकते हैं। तो उनमें से सचिन तेंदुलकर को उन्होंने राज्यसभा के लिए इलेक्ट किया था, उनकी स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर, जो कि आर्ट की फील्ड के अंदर उनको थी, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन आते हैं। हु अर्न फेम बाय सेलिंग माउंट एवरेस्ट इन 2012, ठीक है। तो 2012 के बारे में पूछ रहे हैं कि 2012 के अंदर किसने मतलब माउंट एवरेस्ट को यहाँ पर क्लाइम किया था और फेम उनको मिला था। तो उसके बारे में पूछा था कि किसने ख्याति प्राप्त करी, ठीक है। हिंदी के अंदर ये कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो जाती है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे 2012 के बारे में। सबसे पहले कि उस समय जो क्लाइम किया था, क्योंकि 2011 का देखो ये पेपर है ना, तो 2012 के मैक्सिमम क्वेश्चन, आपको पैटर्न पता चल रहा है, जो भी करंट इवेंट हुए हैं ना वो ज़्यादातर चीज़ें पूछी हुई है। तो अपन सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अपने होगा दीपिका राठौड़, ठीक है। तो दीपिका राठौड़ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 2012 के अंदर दीपिका राठौड़ ने यहाँ पर क्लाइम किया था। और उसके अलावा अपन कुछ बेसिक नॉलेज जो मैंने ऐड करी है यहाँ से, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाले जो हैं वो है नेपाल के शेरपा हैं, कामिरिता शेरपा, ठीक है। उन्होंने 24 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। और इसके अलावा अपन कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसके अलावा अगर अपन इंडिया की फर्स्ट लेडी आईपीएस के बारे में बात करें जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, उनका नाम अर्पणा कुमार है, ठीक है ना। इंडिया की फर्स्ट लेडी आईपीएस है जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, उनका नाम अर्पणा कुमार है। और अगर अपन फर्स्ट इंडियन आईएएस की बात करें जो कि बिहार कैडर से हैं, उनका नाम रविंद्र कुमार है, जिन्होंने कि 2 टाइम्स यहाँ पर माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। उसके अलावा अगर अपन बात करें कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट वुमेन कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, तो उनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है। तो सबसे ओल्डेस्ट वुमेन जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है उनका नाम प्रेमलता अग्रवाल है, जो कि 48 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। और इंडिया की सबसे यंगेस्ट गर्ल जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है उसका नाम मल्लावत्ता पूर्णा है, ठीक है ना। 13 ईयर की गर्ल है ये, सबसे यंगेस्ट गर्ल का यहाँ पर इंडिया की रिकॉर्ड है ये माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने का, मल्लावत्ता पूर्णा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर रहा हूँ कि इंडिया से रिलेटेड या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको एक बेसिक नॉलेज रहे, ठीक है ना। तो मल्लावत्ता पूर्णा 13 ईयर्स ओल्ड है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। और फर्स्ट वुमेन आपको पता है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, बछेंद्री पाल, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है। 1984 में उन्होंने क्लाइम किया था। और जो फर्स्ट फिजिकल हैंडीकैप वुमेन थी जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, उनका नाम अरुणिमा सिन्हा है। आप वो सब जानते हैं उनके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड ओलंपिक गेम्स ऑफ 2012 आर गोइंग टू बी हेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 2012 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश के अंदर किया जा रहा है। जब 2011 या 12 का जो पेपर आया था तो उसी यहाँ पर ईयर का इन्होंने पूछा है। तो इसका आंसर सबसे पहले अपन दे देते हैं कि 2012 के अंदर किस यहाँ पर होता है ना कि खेलों का आयोजन ओलंपिक गेम्स का कहाँ पर यहाँ पर किया गया था, तो उसके बारे में बता देते हैं। यहाँ इसका आंसर आएगा अपने लंदन, ठीक है। 2012 के अंदर ओलंपिक को जो हेल्ड किया था वो यहाँ पर लंदन के अंदर किया गया था। अब इसका आंसर तो हो गया है। और अब अपन बात कर लेते हैं उसके बाद कहाँ कहाँ पर ओलंपिक यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ठीक है। 2016 का ओलंपिक रियो के अंदर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। और 2020 का जो ओलंपिक था जो कि कैंसिल हो चुका है, आपको पता है, ये जापान के टोक्यो में ऑर्गेनाइज होना था। इसके अलावा 2024 का जो ओलंपिक है वो पेरिस के अंदर होना है। और 2028 का जो ओलंपिक है वो लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर होना है, ठीक है ना। तो एक बार और आप देख लो, इसका आंसर तो आपको पता लग ही गया। इसका आंसर यहाँ पर लंदन आएगा। 2012 के अंदर लंदन के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए थे। और 2016 के अंदर रियो के अंदर है। और 2020 का आप याद रखना कैंसिल हो चुके हैं जापान के टोक्यो में। मोस्ट प्रोबेबल चांस यहाँ पर 2020 के हैं। और 2024 के अंदर पेरिस के अंदर होने हैं। और 2028 के अंदर लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर होने हैं, ठीक है ना। तो ये अपन ने यहाँ पर इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ले ली है कि कहाँ कहाँ पर अब ओलंपिक गेम्स होने हैं, ठीक है ना। 2012 का तो यहाँ पर बताया हुआ था, बट होता है ना कि 2020 और अब आने वाले टाइम पर कहाँ कहाँ पर होने वाला है। और ओलंपिक के बारे में अपन थोड़ा बहुत एक नॉलेज ले लेते हैं कि फर्स्ट टाइम ओलंपिक कहाँ पर हुआ था और कब इस्टेब्लिश हुआ था। ओलंपिक ऑर्गेनाइज फर्स्ट टाइम यूनान की कैपिटल एथेंस के अंदर हुए थे 1896 के अंदर, ठीक है ना। और इस समय करंट में ओलंपिक के जो चेयरपर्सन है वो है थॉमस वॉक, ठीक है। एक बेसिक नॉलेज है जो कि मैंने ऐड करी है। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, क्योंकि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना, इसके अपन 50-50 क्वेश्चन करके 3 से 4 पार्ट अपन बनाएंगे, जिससे कि आपकी सारी यहाँ पर करंट अफेयर और जितनी भी जनरल नॉलेज है अभी की भी और पहले की क्वेश्चंस की भी अपन कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ अर्न नेशनल फेम इन गेम ऑफ बैडमिंटन। तो उस समय की बात हो रही है 2012 की, ठीक है। तो बैडमिंटन के अंदर एक ही नाम था और वो है साइना नेहवाल, ठीक है ना। तो इसका अनडाउटली आंसर आपको पता है साइना नेहवाल है, ठीक है। तो नेशनल फेम उस समय जो बैडमिंटन की थी वो साइना नेहवाल थी। और इनके बारे में अपन थोड़ा बात कर लेते हैं, साइना नेहवाल के थोड़ा करियर के बारे में। तो साइना नेहवाल को 2009 के अंदर अर्जुन अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित किया गया था। तो देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब आपके यहाँ पर काम आएगी, क्योंकि अवार्ड्स वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा पूछती है आरपीएससी, ठीक है। तो 2009 के अंदर इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 2009-10 के अंदर ही इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था और 2010 के अंदर ही इनको पद्मश्री दिया गया था, ठीक है ना। और 2012 के अंदर लंदन ओलंपिक के अंदर इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ठीक है। तो साइना नेहवाल के बारे में बेसिक अपन ने बात करी कि 2009 में अर्जुन अवार्ड, 2009 एंड 10 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, 2010 के अंदर पद्मश्री और 2012 के अंदर लंदन ओलंपिक के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर हासिल किया था। इसके अलावा अपन एक और बैडमिंटन स्टार आपको पता है पीवी सिंधु, जो अब काफ़ी हाईलाइटेड है, तो उनके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि अभी इस बार हो सकता है कि पीवी सिंधु के बारे में क्वेश्चन अराइज हो जाए। तो उनके बारे में अपन बेसिक बात कर लेते हैं कि उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं और क्या क्या उनकी रैंकिंग रही है और कहाँ पर उन्होंने क्या कौन सी चैंपियनशिप जीती है। तो 2019 के अंदर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी स्विट्जरलैंड की बेसल में, ठीक है ना। तो वहाँ पर उन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराया था, ठीक है ना। तो ये उनकी लेटेस्ट अचीवमेंट थी, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी स्विट्जरलैंड की बेसल में। और बेसल से आपको एक और चीज़ याद आ गई होगी, इन्वायरमेंट की, बेसल कन्वेंशन, ठीक है ना। अभी आईएएस 2020 का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। तो देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, अपन यहाँ पर ऐड करते जा रहे हैं चीज़ों को, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड होती जा रही है। आप तो मैं कह रहा हूँ इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको जो भी करंट अफेयर नजर आए ना, आप उसको एक बार जरूर देख लो, क्योंकि इन्वायरमेंट का ही यहाँ पर अगर मतलब होता है ना कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो कहीं पर भी आपको कुछ भी इन्वायरमेंट या जीके से रिलेटेड कुछ भी लिंक आपको मिले पुराने क्वेश्चंस का, तो उनको आप जरूर देखो, क्योंकि पैटर्न वही रहता है, क्वेश्चन चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो 2019 के अंदर अपन ने बात कर ली, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप यहाँ पर जीती थी पीवी सिंधु ने। उसके अलावा 2016 की अपन बात करते हैं, तो रियो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल उनको मिला था पीवी सिंधु को, और 2016 के अंदर ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो ये पीवी सिंधु के बारे में है, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अरब कंट्रीज हैज बीन अवॉर्डेड लाइफ सेंटेंस हु हैड रिजाइंड इन 2011 इन द वेक ऑफ अरब स्प्रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि उस समय किसको लाइफ उनको अवार्ड लाइफ सेंटेंस यहाँ पर आजीवन कारावास जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, लाइफ सेंटेंस यहाँ पर दिया गया था और उन्होंने रिजाइन कर दिया था 2011 के अंदर अरब स्प्रिंग के टाइम, ठीक है। तो अपन बाद में बात करेंगे कि एक्चुअल में अरब स्प्रिंग होता क्या है। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन के मतलब आंसर दे देते हैं कि इसका आंसर क्या था। तो जिनको लाइफ सेंटेंस मतलब आजीवन कारावास दिया गया था, उनका नाम यहाँ पर होस्नी मुबारक था, जो कि इजिप्ट के थे, ठीक है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट ये हैं होस्नी मुबारक, जिनको 2011 में मतलब एक डिक्टेटर बोलते हैं ना, तानाशाह डिक्टेटर थे ये, ठीक है। इनके विरुद्ध जन आंदोलन हुआ था, तो इसी को अरब स्प्रिंग बोलते हैं। अरब जो कॉन्टिनेंट है, तो इसके अंदर मतलब होता है ना डिक्टेटर के विरुद्ध यहाँ पर जन आंदोलन हुए, जिसके अंदर इसकी शुरुआत जो अरब स्प्रिंग की हुई थी। एक्चुअल में अरब स्प्रिंग होता क्या है वो मैंने आपको बताया कि जो भी तानाशाह होते हैं, डिक्टेटर होते हैं, उनके विरुद्ध जन आंदोलन हुआ था, तो उसको अरब स्प्रिंग बोलते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये अपने ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ, फिर इजिप्ट, फिर सीरिया, फिर लीबिया और फिर यमन, ठीक है ना। तो होस्नी मुबारक को उस समय आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, ठीक है ना। वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। और इस समय अगर अपन करंट की बात करें, तो इस समय इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम अब्दुल फातेह अल सीसी है, ठीक है ना। तो अभी जो प्रेसिडेंट है इजिप्ट के, उनका नाम अब्दुल फातेह अल सीसी है। तो इसका क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिल गया होगा, और अभी जो करंट के अंदर जितना भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो भी आपको पता लग गया होगा। अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री 17 कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क वॉज हेल्ड इन 2011, ठीक है ना। तो 2011 के अंदर सार्क जो कॉन्फ्रेंस है कहाँ पर हेल्ड की गई थी। तो इस सबसे पहले इसका आंसर अपन देख लेते हैं। जो सार्क कॉन्फ्रेंस है 2011 में, वो मालदीव्स के अंदर हेल्ड की गई थी,
ठीक है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करते हैं कि सार्क एक्चुअल में है क्या, और सबसे पहले इसका एस्टेब्लिश कहाँ पर हुई थी और कहाँ पर इसकी सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल ही गया होगा कि जो सार्क की कॉन्फ्रेंस है वो 2011 में मालदीव्स के अंदर हेल्ड की गई थी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि सार्क की मतलब होती है ना कि स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। 1985 के अंदर ढाका जो कि बांग्लादेश के अंदर है, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, और सबसे पहली कॉन्फ्रेंस भी 1985 के अंदर ढाका के अंदर ही हुई थी। और उसके बाद ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही गया है, मालदीव के अंदर हुई थी। और मालदीव के बारे में अपन बात कर लेते हैं। मालदीव का जो कैपिटल है वो है माले, ठीक है ना। और इस समय जो मालदीव की प्रेसिडेंट है ना, उनका नाम मोहम्मद सालेह है, ठीक है ना। तो जो कि भारत के काफ़ी फेवर में रहते हैं, कोई भी जब इंटरनेशनल प्रेशर होता है या फिर कोई भी यहाँ पर बात होती है तो भारत के फेवर के अंदर हमेशा रहते हैं। तो इनका प्रेसिडेंट का नाम आप याद रखना, मोहम्मद सालेह है। और 2014 के अंदर जो सार्क मतलब उसका हुआ था ना कॉन्फ्रेंस, वो यहाँ पर नेपाल के अंदर हुई थी। 18 सार्क यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी नेपाल के अंदर। और 2016 के अंदर पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर हुई थी, जिसके अंदर इंडिया ने अटेंड नहीं की थी फिर ये कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो सार्क के बारे में अपन ने यहाँ से बेसिक नॉलेज ली कि सार्क क्या है और ये कहाँ पर हेल्ड हुई थी 2011 में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जो भी मैंने बताया है कहाँ पर इसका, तो कोई थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक्चुअल में कहाँ पर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कहाँ से ये स्टार्ट हुई और अभी हाल ही में ये कहाँ पर हुई है, ठीक है ना। तो उसके बारे में अपन को थोड़ा करंट ऐड करते जाना है। और आपको भी इसी तरीके से, अगर आप जानते हो 20 दिन बचे हैं, ठीक है ना, तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, क्योंकि पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है ना। आपको पता है जनरल नॉलेज के पेपर में अनसर्टेनिटी कितनी ज़्यादा होती है, तो आपको अपन को उसी हिसाब से पढ़ना है जिससे कि कम टाइम में बन के ज़्यादा स्कोर आ जाए, ठीक है ना। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which organ of United Nation is concerned with prevention of environmental pollution, ठीक है ना। तो कौन सी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन या प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मतलब पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने से सरोकार है, मतलब किस अंग का, मतलब कौन से मतलब उसका ऑर्गन का, ठीक है ना। तो उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन है ना, ये आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, क्योंकि इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो आंसर है ना वो यूएनईपी है, जो कि यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर उन्होंने डिलीट कर दिया था इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर यूएनईपी है। यूएनईपी की यहाँ पर फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है ना। तो इसके जो चेयरपर्सन है वो अभी इंगर एडरसन है, ठीक है ना। और यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो केनिया के कैपिटल नैरोबी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको जरूर देखना है, ठीक है। आपको पता है ये एसीएफ का पेपर है, यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन तो आने ही है, ठीक है। भले आपका ऑप्शनल इन्वायरमेंट हो या ना हो, लेकिन जनरल नॉलेज में भी आपको, जनरल अवेयरनेस में आपको इन्वायरमेंट के काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो 8 क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट कर दिया था, तो इसका आंसर एक्चुअल में यूएनईपी आएगा, ठीक है ना। अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिस्तीन बिकम ए मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इन 2011। तो फिलिस्तीन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। आपको पता है कि सालों से फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई चली आ रही है। फिलिस्तीन बेसिकली यहाँ पर जो सुन्नी मुस्लिम्स है उनकी यहाँ पर एक संघ है, ठीक है, जिन्होंने अपनी कंट्री बनने का अपना दावा करते हैं, बट यहाँ पर अभी तक उनको कंट्री की यहाँ पर मिल नहीं पाई है। बाकी इजराइल है वो यहाँ पर ईसाई समुदाय से रिलेटेड है, ठीक है ना। और तो फिलिस्तीन, अपन इस क्वेश्चन का पहले आंसर दे देते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है बातों में इन क्वेश्चन का आंसर रह जाता है। तो 9 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि फिलिस्तीन को मतलब होता है ना कि फिलिस्तीन बिकम ए मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इन 2011। तो किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था फिलिस्तीन 2011 में? तो इसका आंसर आएगा यूनेस्को, ठीक है ना। तो यूनेस्को का मेंबर बना था। यूनेस्को की फुल फॉर्म आप देख रहे हो, ये भी आ सकता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है और फिलिस्तीन 2011 के अंदर यहाँ पर मेंबर बना था, ठीक है ना। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था यूनेस्को का, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। 4 नवंबर 1946, ठीक है, 4 नवंबर 1946 को पेरिस के अंदर इसका मतलब हेडक्वार्टर है और वहां इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अभी इसके जो चेयरपर्सन है वो है आंद्रे अजूले, ठीक है, एक वुमेन है और ये इसकी चेयरपर्सन है। और अभी करंट में यूनेस्को के 195 मेंबर है, ठीक है ना। 195 कंट्रीज यहाँ पर इनकी मेंबर है।
और अपन इंडिया की साइट्स की बात करें यूनेस्को की, ठीक है, तो यूनेस्को की इंडिया की 38 साइट्स इंक्लूड है। और अपन देखो इंडिया की बात कर ली, आरपीएससी का एग्जाम है, आपको पता है कि आरपीएससी के अंदर राजस्थान के बारे में पूछेंगे, तो राजस्थान की कौन कौन सी साइट्स यहाँ पर इंक्लूड है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो राजस्थान की जो पहली साइट है वो है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, जो है वो 1985 के अंदर यहाँ पर यूनेस्को में इंक्लूड किया गया था। उसके अलावा जंतर मंतर को 2010 के अंदर इंक्लूड किया गया था। और उसके अलावा 6 फोर्ट अपने यहाँ राजस्थान के 2013 के अंदर इंक्लूड किए गए थे। उन फोर्ट्स के क्या नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट है, गागरोन फोर्ट है, जैसलमेर फोर्ट है, और रणथंबोर फोर्ट है, और आमेर फोर्ट है, ठीक है ना। तो 6 फोर्ट यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे यूनेस्को की साइट्स के अंदर। एक बार और बता देता हूँ मैं, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट है, गागरोन फोर्ट है, जैसलमेर फोर्ट है, रणथंबोर फोर्ट है, और आमेर फोर्ट है, ठीक है ना। उसके अलावा 6 जुलाई और 2019 को यहाँ पर जयपुर के परकोटा को भी यूनेस्को ने अपने अंदर साइट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा यार। अब अपन ने यूनेस्को के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, कब इसका मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब ये बना, इसके चेयरपर्सन कौन है, ठीक है ना, इसके प्रेसिडेंट चेयरपर्सन कौन है। इसके अलावा इंडिया की कितनी साइट्स इंक्लूड है, ठीक है, अभी करंट में कितने कंट्रीज इसके मेंबर हैं, और इसके अलावा राजस्थान की कितनी साइट्स इंक्लूड है, और अभी करंट में कौन सी साइट इंक्लूड हुई है। जयपुर के परकोटे को यहाँ पर यूनेस्को ने अपनी साइट्स के अंदर इंक्लूड किया है। और 2019 के अंदर अमेरिका और इजराइल ने इसकी मेंबरशिप क्विट कर दी थी, यहाँ यूनेस्को से क्विट कर दिया था। तो ये भी लेटेस्ट न्यूज़ है जो कि आप ध्यान रखना, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। इन विच सिटी ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड, ठीक है ना। तो मानवाधिकार परिषद कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले अपन इसका आंसर दे देते हैं। तो मैक्सिमम आप जानते हो कि इनके आंसर आप है ना, मतलब अगर आपको कई बार मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है ना कि कुछ एक दो ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनेवा जिनमें से मैक्सिमम का आंसर होता है, ठीक है ना। आपने इन्वायरमेंट अगर पढ़ी हो, जैसे कि ईएस के अंदर हम करंट अफेयर इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर वगैरह आपको मिलेंगे, ह्यूमन राइट्स वगैरह हो गए, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी हो गए, वहाँ आपको जिनेवा या पेरिस वगैरह ये मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें से 70% जिनेवा ही होते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपको 2 में डाउट हो, तो आप जिनेवा पे लगा सकते हो, ठीक है ना। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, और ह्यूमन जो राइट काउंसिल है ये यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है ना। इसका जो क्या बोलते हैं इसके, इन विच सिटी ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेटेड है ये स्विट्जरलैंड की जिनेवा के अंदर। अब इसके बारे में अपन थोड़ा बेसिक बातें कर लेते हैं कि ठीक है, कब इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ। तो ह्यूमन राइट काउंसिल का जो मतलब होता है ना, इस्टेब्लिशमेंट हुआ 2006 के अंदर। अभी 47 कंट्रीज इसके अंदर है, और इसके जो भी प्रेसिडेंट है वो है, उनका नाम है कोली शेख, ठीक है। जो भी चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट अभी इसके हैं करंट में, उनका नाम कोली शेख है, ठीक है ना। आप अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपको कम टाइम के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाए, तो वही कोशिश कर रहे हैं अपन। तो उसके बारे में बात करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच स्टेट इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के यहाँ पर लेटेस्ट मेंबर कौन है, वो उस टाइम यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर पहले अपन दे देते हैं। इसका आंसर आएगा साउथ सूडान, ठीक है। तो उस समय जो लेटेस्ट मेंबर बना था वो यूनाइटेड नेशन का, वो साउथ सूडान बना था। अब अपन यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ी बेसिक बात कर देते हैं कि क्या यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन की जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और अभी इसके मतलब होता है ना 193 कंट्रीज इसके अंदर हैं। और जो इसके चेयरपर्सन है, जो भी महासचिव है, वो एंटीरियो गुटेरेसो है, ठीक है। गुटेरेसे इनका नाम है, एंटीरियो गुटेरेसे, ठीक है। तो 193 जो नंबर पर है जिनको यहाँ पर मेंबर लेटेस्ट मेंबर बनाया गया था, वो साउथ सूडान था, जो कि 2011 के अंदर बना था, ठीक है ना। और इसका अपन ने यहाँ पर बेसिक नॉलेज देख ली कि यहाँ हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है ना। और इसके जो महासचिव है वो कौन है, मतलब जो भी इसके चेयरपर्सन है या फिर प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। और 193 नंबर पे जो साउथ सूडान 2011 के अंदर बना था, ठीक है ना। तो अपन अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, ठीक है, वो सेलिब्रेटेड इन जनवरी 2012 एट जयपुर, हु वाज ऑनर्ड एज द चीफ गेस्ट ऑफ ऑन दिस ओकेजन, ठीक है ना। तो जनवरी 2012 में जयपुर के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। इसके अंदर यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो 2012 से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी ना, वो इन्होंने सारी पूछ ली है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, उनका नाम है कमला प्रसाद बिसेसर, ठीक है ना। तो कमला प्रसाद बिसेसर चीफ गेस्ट थी। 2012 के अंदर जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, जिसको कि अपन नॉन रेजिडेंट इंडियंस यहाँ पर बोलते हैं, और ये किसके उसमें मनाया जाता है, ये महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है ना।
और फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? ये फर्स्ट टाइम इसको 9 जनवरी 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था दिल्ली के अंदर। उसके बाद यहाँ पर 2018 के अंदर इसको सिंगापुर में सेलिब्रेट किया गया था और 2019 के अंदर यूपी के वाराणसी के अंदर यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है ना। और अभी जो यूपी के वाराणसी के अंदर थे तो यहाँ पर जो चीफ गेस्ट आए थे वो था प्रवीण कुमार जगन्नाथ, ठीक है। वो मॉरिशस के पीएम है जिनको यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था 2019 के अंदर, ठीक है। तो ये आपका लेटेस्ट यहाँ से क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, कि 2012 का तो आपने देख ही लिया, कमला प्रसाद बिसेसर। लेकिन 2019 के अंदर जो यहाँ पर आए थे चीफ गेस्ट अपने, ये कहाँ पर है हुआ था? सबसे पहले लोकेशन है यूपी के वाराणसी में और उसके जो चीफ गेस्ट थे उनका नाम था प्रवीण कुमार जगन्नाथ, ठीक है। ये पीएम है मॉरिशस के, ठीक है ना। और 2020 के अंदर ये हेल्ड नहीं हुआ है और यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि अब ये 2 साल में एक ही बार होगा, तो 2021 के अंदर अभी होगा। अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2019 का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक बार और देख लो आप, 2019 के जो यूपी के वाराणसी के अंदर होता है और इनके इसके अंदर जो चीफ गेस्ट आए थे उनका नाम प्रवीण कुमार जगन्नाथ था जो कि मॉरिशस के पीएम है, ठीक है ना। अब अपन अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज मिट रोमेनी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि मिट रोमेनी कौन है। तो मिट रोमेनी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मिट रोमेनी एक एक्टर है, ठीक है। और ये किस मतलब होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पूछा हुआ है। तो जो इसका आंसर है उसके बारे में पहले अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मिट रोमेनी है वो कैंडिडेट है यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के, ठीक है ना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन यूएस, ठीक है। तो ये रिपब्लिकन पार्टी के यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएसए के रह चुके हैं, ठीक है, मिट रोमेनी, ठीक है ना। यहाँ पर प्रत्याशी जो हिंदी के अंदर बोलते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन यूएस, ठीक है ना, रिपब्लिकन पार्टी। तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ठीक है, ये यहाँ पर 2012 के अंदर यहाँ पर बराक ओबामा के अगेंस्ट में यहाँ पर खड़े हुए थे जो कि हार गए थे। बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से थे और ये रिपब्लिकन पार्टी से थे। उसके अलावा 2016 के अंदर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ही डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर खड़े हुए थे वो, और उनके अगेंस्ट में जो डेमोक्रेटिक पार्टी की थी उनकी हिलरी क्लिंटन थी जो कि हार गई थी, और ट्रंप अभी करंट में यहाँ पर प्रेसिडेंट है। और 2020 के अंदर आपको पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अपन आते हैं। विच कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज विटनेसिंग रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो लोकतंत्र की बहाली किस देश के अंदर, मतलब होता है ना कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पहली बार मतलब लोकतंत्र की बहाली हो रही है। तो 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये इस तरीके से पूछा हुआ है। तो इसका आंसर सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कौन से देश के अंदर हो रही है। तो म्यांमार के अंदर हो रही है, ठीक है ना, उस टाइम का क्वेश्चन है। और अभी से रिलेटेड अपन जब इसकी बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कि 2015 के अंदर जो यहाँ की प्रेसिडेंट रही है वो थी आंग सन सू की, ठीक है ना। इनके नाम थोड़े अजीबोगरीब होते हैं। आंग सन सू की यहाँ पर इनकी प्रेसिडेंट रही थी, और अभी नाउ जो प्रेसिडेंट है विन मिंट यहाँ की प्रेसिडेंट है म्यांमार की, ठीक है ना। तो म्यांमार से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है म्यांमार से रिलेटेड। अपन आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो, जो मैंने एनवायरनमेंट बोला था, मतलब आपको यहाँ पर मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो आने ही है ऐसे क्वेश्चन तो, ठीक है ना। तो मतलब होता है ना कि आप अगर ऐसे क्वेश्चन को कई बार आपको बिल्कुल भी पता ना हो तो आपको पता है कि हाँ एसीएफ का पेपर है तो एनवायरनमेंट ही होगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। अपन बेसिकली बात करते हैं कि आप क्या क्या पूछ सकते हैं इसके अंदर। फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 5 जून 1974 को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। और अभी हाल ही की अपन थोड़ा लेटेस्ट न्यूज़ देखें, ठीक है ना, तो 2018 के अंदर ये इंडिया के अंदर यहाँ पर हुआ था, ठीक है ना, और एनवायरनमेंट डे का जो सेलिब्रेशन था। और इसके अलावा 2019 के अंदर ये चाइना के अंदर हुआ था, और इसकी जो थीम थी ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी कंपटीशन के एग्जाम में आ चुकी है। बीट एयर पोल्यूशन थीम यहाँ पर रखी गई थी, जो कि 2019 के अंदर जब हुआ था ये, ठीक है, एनवायरनमेंटल डे जहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। और 2020 के अंदर ये जो जहाँ पर होना है वहाँ की जो प्लेस का नाम है कोलंबिया और जर्मनी, ठीक है। तो दो यहाँ पर कंट्री के यहाँ पर हेल्ड कर रही है
इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करेंगे, कहाँ पर 2020 के अंदर कोलंबिया और जर्मनी, ठीक है ना। तो 2019 का भी याद रखना कि इसकी थीम क्या थी, बीट एयर पोल्यूशन, और 2020 यहाँ पर कोलंबिया और जर्मनी के अंदर यहाँ पर हेल्ड किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था और इससे रिलेटेड करंट भी अपन ने देख ली। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन विच कंट्री एफ होलांडे हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट इन 2012, ठीक है ना। तो 2012 के अंदर एफ होलांडे को राष्ट्रपति किस कंट्री का यहाँ पर प्रेसिडेंट चुना गया था, उसके बारे में बात यहाँ पर की है। देखो 2012 से रिलेटेड आपको जितने भी मिले ना, अभी से 20 से रिलेटेड आपको जितने भी मिले, ठीक है। जैसे यंगेस्ट मैंने पीएम की आपको बात की, और जहाँ पे भी अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, आप सबकी यहाँ पर थोड़ी बहुत हिस्ट्री जान लो, ठीक है। आपको मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, लेकिन आपको नाम अगर एक बार आप गो थ्रू हो जाओगे ना, तो आपको ऑप्शन के अंदर वो नाम अगर दिख गया ना, तो आप वहाँ पर टिक कर दोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा आप देखो कि 2012 की कितनी सारी चीज़ें पूछी हुई है, तो आप 2019-20 से रिलेटेड जितनी भी है, 18 भी आप इंक्लूड कर लो, क्योंकि 18 के अंदर नोटिफिकेशन आया था। तो 18 से 20 के बीच की जितनी भी चीज़ें हैं, आप एक बार देख लो उनको, आपको 2-3 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर सबसे पहले अपन देखते हैं कि एफ होलांदे 2012 के अंदर कहाँ के प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्ट किए गए थे, तो वो फ्रांस के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे, ठीक है ना। तो इतनी यहाँ पर है। अभी 2012 से रिलेटेड अपन बात कर लेते हैं। तो फ्रांस के जो भी अभी प्रेसिडेंट है, उनका नाम है इमानुएल मैक्रोन, ठीक है ना। मैक्रोन नाम है, इमानुएल मैक्रोन नाम है उनका, जो 2020 के अंदर अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो अपन अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच जुबली इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन ब्रिटेन इन कनेक्शन विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड एसेशन टू द थ्रोन, ठीक है। तो अभी होता है ना कि मतलब एलिजाबेथ द्वितीय के सिंहासनारोहण है, मतलब हिंदी में कुछ और है, लेकिन अपन को पता है कि ये कुछ पूछ रहा है कि कौन से सेलिब्रेट की जाती है, जैसे कि सिल्वर जुबली है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो अपन यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा डायमंड जुबली, ठीक है। तो डायमंड जुबली सेलिब्रेट की गई थी, और एक्चुअल में डायमंड जुबली होती क्या है, इन सारी जुबलीज के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सिल्वर जो जुबली है वो 25 ईयर की सेलिब्रेट होने पर, मतलब 25 ईयर होने पर यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है, और गोल्डन जुबली यहाँ पर 50 ईयर होने पर सेलिब्रेट की जाती है। डायमंड जुबली यहाँ पर 60 ईयर होने पर सेलिब्रेट की जाती है, और प्लेटिनम जुबली यहाँ पर 75 ईयर कंप्लीट होने पर सेलिब्रेट की जाती है। तो आगे आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, कभी कोई क्वेश्चन के अंदर ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा ईयर्स के बारे में पता रहे, ठीक है ना। अपने अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टी सिक्योर्ड ओवरवेलमिंग मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट इलेक्शन ऑफ म्यांमार हेल्ड इन मार्च 2012, ठीक है ना। तो 2012 से रिलेटेड जितने भी इलेक्शन की चीजें हैं वो सारी यहाँ पर पूछी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ इसका क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसको पहले अपन यहाँ पर दे देते हैं जवाब। नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पर उन्होंने मेजोरिटी हासिल की थी पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है ना। नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। और 2012 के अंदर जो यहाँ की प्रेसिडेंट बनी थी उनका नाम था आंग सन सूके, ठीक है ना। और 2015 के अंदर भी वही इलेक्शन यहाँ पर जीती थी और उन्होंने यहाँ पर मेजोरिटी हासिल की थी, ठीक है ना। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ थी इनके बारे में। इसके अलावा अपन क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, इन विच स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन द इलेक्शन कमीशन काउंटरमैंड राज्यसभा इलेक्शन हेल्ड इन मार्च 2012, ठीक है ना। तो कहाँ पर रद्द कर दिया गया था, मतलब चुनाव को बेसिकली 2012 के अंदर, ठीक है ना। तो वो पूछा है, तो इसका अपन आंसर सबसे पहले दे देते हैं कि 2012 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहाँ पर चुनाव को रद्द कर दिया था, तो वो झारखंड के अंदर रद्द किया था, ठीक है ना। झारखंड के अंदर रद्द किया था। और अपन अब इससे रिलेटेड मतलब होता है ना करंट की न्यूज़ थोड़ा ऐड कर देते हैं कि अभी तक तो कोई चुनाव अभी रद्द नहीं किए गए, बट 2019 और 20 के अंदर कहाँ पर इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो 2019 के अंदर आपको पता है हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुए हैं, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुए हैं, झारखंड के अंदर हुए हैं। और जो हरियाणा के जो सीएम इलेक्ट किए गए वो मनोहर लाल खट्टर हैं, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है ना। और झारखंड के हेमंत सोरेन है, ठीक है ना। और 2020 के अंदर दिल्ली के अंदर 70 सीटों पर यहाँ पर इलेक्शन हुए थे, और उसके जो अभी सीएम इलेक्ट हैं वो है अरविंद केजरीवाल, वेल नोन पर्सन है, आप सब जानते होंगे उनको। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। तो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है,
हु वॉज अवॉर्डेड दादा साहब फाल्के प्राइज इन 2012। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार यहाँ पर बताया गया है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको पता है कि यहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो अपना होता है ना, सिनेमा से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री होती है उसी से रिलेटेड यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर एक प्राइज है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और 2012 के अंदर किसको दिया गया था उसके बारे में अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो 2012 के अंदर ये सौमित्र चटर्जी को दिया गया था। ठीक है ना, और अभी से रिलेटेड करंट की न्यूज अपन देख लेते हैं कि 2018 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था, ठीक है ना, वो 2019 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था और इससे पहले 2017 के अंदर विनोद खन्ना को दिया गया था। ठीक है ना, तो 2018 का अवार्ड 2019 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड। अभी याद रखना, मुझे लग रहा है क्वेश्चन लगभग आएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, मतलब अगर अपन इससे देखें दादा साहब फाल्के अवार्ड जो होता है अपना बॉलीवुड इंडस्ट्री से। ठीक है ना, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In which state भारतीय जनता पार्टी formed its government after the legislative assembly election held in 2012। ठीक है, तो 2012 में जब इलेक्शन हुए तो कहाँ पर बीजेपी ने यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले अपन दे देते हैं। तो गोवा के अंदर इस्टेब्लिश की थी, ठीक है, बीजेपी ने। और गोवा के बारे में अपन जान लेते हैं कि उस समय गोवा के प्रेसिडेंट को, मतलब गोवा के जो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? गोवा के जो सीएम थे वो मनोहर पारीकर थे। ठीक है ना, और इस बार जो मतलब होता है ना, उनको आप जानते हो वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है ना, वो अभी इस दुनिया से जा चुके हैं और काफ़ी अच्छे वेल नोन पर्सनालिटी थे, अपने इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो। ठीक है ना, और इसके अलावा अभी इस बार 2020 में ना जो उनको मनोहर पारीकर जी को पद्म भूषण से भी यहाँ पर उनका नाम है लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो पद्म भूषण से नवाजा जाएगा 2020 के अंदर उनको। ठीक है, तो ये अभी से रिलेटेड उनके बारे में थोड़ी न्यूज़ थी मनोहर पारीकर के बारे में। ठीक है, उस समय कौन सीएम थे और अभी मतलब होता है ना उनको 2020 के अंदर पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। उसके अलावा अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एडवाइजर काउंसिल। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता उस समय किसने की थी? सबसे पहले अपन इसका आंसर दे देते हैं। उस समय जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता थी वो सोनिया गांधी जी ने की थी। ठीक है ना, तो उस समय क्या ये एक ही डिपार्टमेंट हुआ करता था। ठीक है, अब इसको क्या है, करंट में दो डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, जिसका नाम आप जानते होंगे। पहला है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, और दूसरा है एनईए, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी एजेंसी। तो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के जो भी हैं मतलब हेड हैं वो अजीत डोभाल जी हैं, वेल नोन पर्सन है, आप जानते हो उनको। और नेशनल इकोनॉमी के जो हैं वो हैं विवेक देबरॉय। तो आप ये नाम याद रखना। अभी ये दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई है, एनएसए और नेशनल इकोनॉमी मतलब होता है ना एजेंसी में। तो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के जो हेड है वो है अजीत डोभाल और नेशनल इकोनॉमी एजेंसी के जो हेड है वो है विवेक देबरॉय। ठीक है ना, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज होल्डिंग इट्स वो तो है कि शताब्दी सेंचुरी सेलिब्रेशन इन 2012। तो किसने मतलब होता है ना कि अपनी शताब्दी समारोह कौन मना रहा है मतलब। तो 2012 के अंदर किसके यहाँ पर 100 साल पूरे हुए थे? तो आपको पता भी होगा, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था, भारतीय सिनेमा मतलब इंडियन सिनेमा के यहाँ पर 100 साल पूरे हुए थे 2012 के अंदर। ठीक है ना, तो ये तो उस टाइम की न्यूज़ थी। अगर अपन अपनी अभी की करंट की न्यूज़ जोड़ें तो अभी क्या होगी, 2020 के अंदर AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपको पता है अभी सबसे पहले नंबर पर रही है, तो इसको 100 साल पूरे हो जाएंगे इस साल। ठीक है ना, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना कि इस साल AMU को हो जाएंगे 100 ईयर्स। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज द हेड ऑफ कश्मीर इंटरलोक्टर्स टीम। ठीक है ना, तो जो मध्यस्थ वार्ताकारों की टोली का अध्यक्ष कौन था उस समय? ठीक है ना, इंटरलोक्टर्स टीम के जो यहाँ पर हेड हैं वो कौन थे कश्मीर के? तो उसके बारे में सबसे पहले अपन आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, फिर अपन बात करते हैं कश्मीर के बारे में। तो दिलीप पड़गांवकर यहाँ पर वहाँ पर उसके हेड थे, जो कश्मीर के अंदर मध्यस्थ वार्ताकार हुई थी उसके यहाँ पर हेड थे दिलीप पड़गांवकर। ठीक है, तो अपन कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आपको पता ही है, 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अंदर से 370 धारा हटा ली गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना आप कि कौन सी धारा हटाई गई थी, ये तो आपको पता है, बट 2019 के अंदर हटाई गई थी। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यहाँ पर सेपरेट यूनियन टेरिटरी यहाँ पर होता है ना कि घोषित कर दिया गया है, आपको पता है। ठीक है ना, और ये कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है ना, तो अब अपने इंडिया के अंदर कितने स्टेट हो चुके हैं? 21 स्टेट, और पहले 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, अब अपने यहाँ पर 9 यूनियन टेरिटरीज हो जाएगी, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख सेपरेट यूनियन टेरिटरीज हो चुकी है। तो ये करंट की न्यूज़ थी इससे रिलेटेड। ठीक है, कश्मीर से रिलेटेड। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन।
विच इंडियन इंस्टीट्यूशन कंप्लीटेड इट्स 60 ईयर्स इन 2012, ठीक है ना। तो 60 ईयर किसने कंप्लीट किए थे, तो इसका सबसे पहले अपन आंसर दे देते हैं, इसका आंसर होगा पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो 60 ईयर्स अपने पार्लियामेंट ने कंप्लीट किए थे, और इससे मतलब उससे रिलेटेड तो अब अपने क्या ही आ सकता है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि 60 ईयर्स किसने कंप्लीट किए, 100 ईयर्स किसने कंप्लीट किए। तो अभी आपको मैंने 100 ईयर वाला तो आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। तो इसके अंदर और ज़्यादा कुछ है नहीं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। विच ऑफिस इज नाउ हेल्ड बाय ममता शर्मा, ठीक है। तो ममता शर्मा के कौन सा ऑफिस हेल्ड करते थे, तो उनके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो इसका सबसे पहले अपन आंसर दे देते हैं। तो ममता शर्मा है, चेयरपर्सन थी नेशनल वुमेन कमीशन की, ठीक है ना। तो ये चेयरपर्सन रह चुकी है नेशनल वुमेन कमीशन की, बाद में उन्होंने रिजाइन दे दिया था। और इसका जो अभी नाव में जो जो है चेयरपर्सन, वो है रेखा शर्मा, ठीक है ना। तो अभी की जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेखा शर्मा इसकी चेयरपर्सन है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 के अंदर, ठीक है ना। तो 1992 के अंदर हुआ था, और इसके भी नाव में चेयरपर्सन कौन है, ठीक है, रेखा शर्मा है। और पहले जो इसका क्वेश्चन का आंसर है, ममता शर्मा नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रह चुकी है, ठीक है ना। तो अपन ने अपने यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 तक यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा का प्रदेन अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो उस समय राज्यसभा के जो प्रदेन अध्यक्ष थे, मतलब एक्स ऑफिसियो चेयरमैन थे, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हामिद अली अंसारी, वो थे उस समय, ठीक है ना। तो इनके बारे में पूछा गया है। और अभी की जो करंट अपन न्यूज़ देखते हैं कि अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट इस समय वेंकैया नायडू है, ठीक है ना। और अभी अपन राजस्थान से रिलेटेड अगर वो न्यूज़ देखें तो 17वीं लोकसभा जो चेयरपर्सन है अपने, ठीक है, कोटा राजस्थान के ही ओम बिरला है, ठीक है ना। तो उनके बारे में पूछा जा सकता है कि लोकसभा चेयरपर्सन अभी हाल ही में कौन है। तो राजस्थान से वो एमपी इलेक्ट हुए थे, तो उनका नाम ओम बिरला है, कोटा से है वो, ठीक है ना। तो उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। वो वेल नोन पर्सनालिटी है, तो इसलिए पूछा जा सकता है उनके बारे में। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुल्तान खान वॉज नोन फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो ये देखो इंस्ट्रूमेंट वगैरह और ये सब चीज़ें तो आपको क्वेश्चन का जब तक एक्चुअल आपने पढ़ा नहीं होगा ना डाटा, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो है आएगा यहाँ पे सारंगी, ठीक है ना। तो ये तो आपको जनरल अवेयरनेस की यहाँ होता ना कि आपको हिस्ट्री खंगालनी पड़ेगी पूरी। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार देखो अगर आपको पढ़े हुए हैं तो हो जाएंगे, बट नहीं पढ़े हुए हैं तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड अपन देख लेते हैं कि सुल्तान खान का मतलब होता है ना कि सारंगी से रिलेटेड थे, तो इनको क्या क्या यहाँ पर अवार्ड मिले। तो 2010 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया, ठीक है। और 2011 के अंदर यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी, ये डाइड हो गए थे, ठीक है। तो अब अपन पद्म विभूषण के बारे में बात कर लेते हैं कि 2020 के अंदर किन किन को पद्म विभूषण मिलने वाला है। तो ठीक है, तो अब 7 पद्म विभूषण यहाँ से नॉमिनेटेड किए गए हैं, 7 नाम यहाँ से लिए गए हैं पद्म विभूषण के लिए। तो उसके अंदर जो वेल नोन पर्सनालिटी में उन्हीं के नाम लूँगा आपके सामने। सबसे पहले तो डिफेंस मिनिस्टर अपने जॉर्ज फर्नांडिस हैं, उनको यहाँ पर नाम यहाँ पर लिया गया है, उनको यहाँ पर पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। उसके अलावा मतलब ये मरणोपरांत है, ठीक है, मरने के बाद इनको दिए जाएंगे। डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस है, अरुण जेटली है और सुषमा स्वराज जी हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों को यहाँ मरणोपरांत दिया जाएगा पद्म विभूषण। इसके अलावा यहाँ पर जो खेलों से संबंधित है, आप जानते हो MC मैरी कॉम वेल नोन पर्सनालिटी है, तो इनको भी यहाँ पर पद्म विभूषण से इस साल नवाजा जाएगा, ठीक है ना। तो ये करंट से रिलेटेड न्यूज़ थी। और अपन अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which living Rajasthani was honored in 2012 for being a member of the first लोक सभा, ठीक है। तो कौन सी ऐसी मतलब होता है ना लिविंग पर्सनालिटी थी 2012 में जिनको कि फर्स्ट लोकसभा के मेंबर होने पर यहाँ पर ऑनर्ड किया गया था, ठीक है ना। तो उस समय मतलब ये जो क्वेश्चन RPSC ने पूछा था ये गलत पूछा था, क्योंकि क्या होता है देखो नाम तो यहाँ पर ऑप्शन सही दिए हुए हैं और ऑनर भी किया गया था, बट यार राजस्थानी नहीं थे वो, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को उनको डिलीट करना पड़ा, ठीक है ना। तो वो राजस्थानी नहीं थे, उनका नाम अगर इस क्वेश्चन को अगर अपन राजस्थान हटा दें तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, उनका नाम आएगा ये है रेशमलाल जांगड़े, ठीक है। रेशमलाल जांगड़े थे जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, वहाँ के MP रहे हुए हैं, ठीक है ना। और 60 ईयर्स जब पार्लियामेंट को कंप्लीट होते 2012 में, तो इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया था। और इनके साथ साथ यहाँ से रिसांग किसिंग को भी सम्मानित किया गया था, जो कि मणिपुर के MP थे उस समय, मणिपुर इम्फाल के। तो 2 लोगों को यहाँ से सम्मानित किया गया था 2012 में। 2 MP यहाँ पर मौजूद थे जो कि फर्स्ट पार्लियामेंट जब हुई थी यहाँ पर लोकसभा, तो उसके बाद यहाँ 2012 में जब 60 ईयर सेलिब्रेट किए गए थे, उस समय वो लिविंग पर्सनालिटी थे, तो उनको यहाँ से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
who was honored with Rajasthan Ratna in 2012 for having his fame in playing मोहन वीणा। ठीक है, तो किनको यहाँ से सम्मानित किया गया था उनके बारे में पूछा है। ठीक है ना, तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह से रिलेटेड है, राजस्थान से रिलेटेड हैं, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, या फिर अभी जो मैं आपको बता देता हूँ जो जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, वो करंट की और जनरल अवेयरनेस की मैं आपसे ऐड करते जा रहा हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर अपन देखते हैं कि मोहन वीणा का जो होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो राजस्थान रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो वीएम भट्ट जी को यहाँ से सम्मानित किया गया था उस समय। ठीक है, इनका नाम विश्व मोहन भट्ट है। ठीक है ना, और 2016 के अंदर जो है मतलब होता है ना, इसके बाद जो राजस्थान रत्न अवार्ड मिला था तो 2016 के अंदर मैथ की प्रोफेसर है मंजुल भार्गव, उनको दिया गया था। उसके बाद यहाँ से अब तक राजस्थान रत्न अवार्ड यहाँ से दिया नहीं गया है, और ये कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम ही दिया गया था। अभी यहाँ वापस से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वापस से इसको स्टार्ट करने की योजना है कि वापस से 2020 के अंदर इसे स्टार्ट किया जाएगा। बट अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, शायद इस वजह से कुछ यहाँ पर हो नहीं पा रहा होगा। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इन विच सिटी ऑफ राजस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, आईआईएम कहां पर एस्टेब्लिश किया गया है? तो इसका आंसर आपको पता है, सबको, जितने भी यहाँ पर एजुकेटेड पर्सन सबको पता होता है कि आईआईएम कहां पर है। कोटा के अंदर है नहीं, जोधपुर जयपुर में है नहीं, उदयपुर के अंदर है। ठीक है ना, तो उदयपुर के अंदर आईआईएम है। और थोड़ा अपन जोधपुर जयपुर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जोधपुर के अंदर आपको पता है कि एम्स जोधपुर है और आईआईटी जोधपुर है। ठीक है ना, जयपुर के अंदर अपनी एनआईटी जयपुर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और कोटा के अंदर अपने ट्रिपल आईटी है। ठीक है ना, ट्रिपल आईटी यहाँ पर कोटा के अंदर, जो कि अभी एमएनआईटी जयपुर के अंदर ही चल रही है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी मैं इंस्टीट्यूशन है उससे रिलेटेड मैंने आपसे बात कर ली है। ठीक है ना, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफिस इज नाउ बीइंग हेल्ड बाय विनोद राय। ठीक है ना, तो कौन सा डिपार्टमेंट विनोद राय किस पद पर आसीन थे, मतलब उसके बारे में पूछा गया है। तो विनोद राय जो थे केग जो आपने वेल नोन डिपार्टमेंट में सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जिसको कि केग बोला जाता है, उसके चेयरपर्सन रह चुके हैं। ठीक है ना, वहां पर उस पद पर वो रह चुके हैं, तो केग यहाँ पर इसका आंसर आएगा। ठीक है, और अभी जो करंट की न्यूज़ है ना, तो नाउ जो केग चेयरपर्सन है उनका नाम राजीव महर्षि है। ठीक है, राजीव महर्षि है। तो अभी की जो करंट की न्यूज़ है उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि अभी जो केग के चेयरपर्सन है वो राजीव महर्षि है। तो आप इसको याद रखना, राजीव महर्षि। अब इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच स्टेट, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस फॉर्म्ड इट्स गवर्नमेंट आफ्टर द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 2011। ठीक है, तो तृणमूल कांग्रेस जो है आपको पता है वेल नोन पर्सनालिटी है। ठीक है, कहाँ की सीएम है तृणमूल कांग्रेस, यहाँ से कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी? 2011 के अंदर, ये वेस्ट बंगाल के अंदर की गई थी, जिसकी सीएम ममता बनर्जी थी। ठीक है ना, और तब से अब तक हैं वो सीएम, तो इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। उसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन अभी कोल इंडिया में भी आया था, देखो, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ राजस्थान आ गया, वहाँ इंडिया का आया था। तो अब देखो ये क्वेश्चन तो आप होता ना, इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष कौन है, या फिर जितने भी सिक्योरिटी एजेंसी हो गई, या फिर इलेक्शन कमीशन हो गए, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो गया, आपको इनके जो प्रेसिडेंट वगैरह या कमिश्नर वगैरह होते हैं ना, इनके बारे में थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले अपन दे लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा, उनका नाम है अशोक पांडे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान रह चुके हैं। ठीक है, आयुक्त है अशोक पांडे। ठीक है ना, और अभी इस समय जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान, उनका नाम है प्रेम सिंह मेहरा। ठीक है ना, तो अभी की जो करंट की न्यूज़ है आप वो याद रखना, अभी जो चेयरपर्सन है, कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमिश्नर है, वो प्रेम सिंह मेहरा है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द हेड ऑफ राजस्थान फाइनेंस कमीशन। ठीक है ना, तो राजस्थान फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थी उस समय? उनका नाम था बीडी कल्ला। ठीक है, बीडी कल्ला हेड थे राजस्थान फाइनेंस कमीशन के। और इस समय कौन है? ठीक है ना, 2015 से 20 तक ज्योति किरण है, जो कि राजस्थान फाइनेंस कमीशन की हेड है अभी। ठीक है ना, तो ये करंट की न्यूज़ है अभी की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा हैज पास्ड स्पेशल रेजोल्यूशन आस्किंग द सेंटर फॉर वोट। ठीक है, तो राजस्थान की विधानसभा ने एक विशेष प्रस्ताव पास किया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मांग की थी उसके अंदर उन्होंने, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो था कि क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, उन्होंने मतलब ये होता है ना कि सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की मांग की थी, तो उसके बारे में यहाँ पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को देखो आप जानते हो, अगर आपको नॉलेज है, आपको अच्छे से पढ़ा हुआ है पॉलिटी वगैरह, तो ही पता होता है राजस्थान के बारे में। ठीक है ना, नहीं तो अपन ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दे नहीं पाते हैं, तो इससे रिलेटेड आप थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है ना, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन 2012। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, आप जानते हो काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक रहता है, अभी अभी हाल ही में काफ़ी हाईलाइटेड रहा है। ठीक है ना, तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है ना, तो 2012 के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन रहे हैं, तो उनका नाम था दलवीर भंडारी। ठीक है ना, दलवीर भंडारी थे उस समय। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 को नीदरलैंड के द हेग में हुआ था। ठीक है ना, और इसके अंदर 15 जज होते हैं और इनका जिनका टेन्योर 9 ईयर्स का होता है। और लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच प्रीफर की जाती है। और अभी जो नाव में इसके जो चेयरपर्सन है इस समय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उनका नाम आप याद रखिए, अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। ठीक है ना, तो अभी जो चेयरपर्सन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उनका नाम अब्दुल कावी अहमद यूसुफ है। और इंडिया से अब तक 4 लोग यहाँ पर रह चुके हैं। ठीक है ना, जैसे कि दलवीर भंडारी थे पहले जज, और इसके अलावा 4 लोग इंडिया के अब तक रह चुके हैं। उनके बारे में अपन बात करते हैं। 1952 में बिनिगल राव यहाँ पर रह चुके हैं। और 1973 से 88 तक डॉक्टर नगेंद्र सिंह रह चुके हैं। 89 से लेकर 91 तक RS पाठक रह चुके हैं। और 2012 के अंदर दलबीर भंडारी, और उसके बाद 2017 में वापस वो रहे थे। ठीक है ना, जस्ट तो अब तक इंडिया से 4 लोग रह चुके हैं। इसके बारे में अपन बात की, और इसके बारे में आप अभी भी और थोड़ा पढ़ लेना। नाव के अंदर जो चेयरपर्सन है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। हु रोड जिन्ना एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो ये बुक किसने लिखी थी? ठीक है ना, जिन्ना दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो ये वेल नोन पर्सनालिटी रह चुके हैं बीजेपी से, जिनका नाम जसवंत सिंह है। इसका अपन आंसर देख लेते हैं पहले। जसवंत सिंह उनका नाम है। ठीक है ना, तो जसवंत सिंह ने लिखी थी, और इसके अंदर उन्होंने काफ़ी यहाँ पर प्रशंसा कर दी थी जिन्ना की, जिसकी वजह से इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म यहाँ पर झेलना पड़ा था। ठीक है, जसवंत सिंह को। इसके अलावा अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लोकपाल बिल से रिलेटेड है, और मैं आपको कंफर्म गारंटी देता हूं इस बार इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि लोकपाल बिल काफी टाइम से क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है और हर बार पढ़ाया जाता है। तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ द लोकपाल बिल एट प्रेजेंट। ठीक है, तो 2012 का क्वेश्चन है। आपको पता है उस समय लोकपाल बिल की क्या कंडीशन थी, उसके बारे में पूछा गया है। तो उस समय जो लोकपाल बिल था ना, तो 2012 के अंदर, ठीक है, तो उस समय मतलब लोकपाल बिल का क्या कंडीशन थी? इट हैज़ बीन पास्ड इन लोकसभा। ठीक है, वो लोकसभा से पास हो गया था, उसके बाद फिर आप जानते हो राज्यसभा से पास हो गया, और प्रेसिडेंट ने वहाँ पर उसको सिग्नेचर कर दिए हैं, तो वो लागू हो गया है। ठीक है ना, तो ये कब लागू हुआ है वो करंट की न्यूज़ है। ठीक है ना, वो आने वाली है। तो 19 मार्च 2019 को लोकपाल का गठन हो गया है, और जो फर्स्ट लोकपाल यहाँ पर इलेक्ट किए गए हैं, जो नियुक्त किए गए हैं अपने, उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है ना, तो ये नाम याद रखना, फर्स्ट लोकपाल अपने पिनाकी चंद्र घोष हैं। ठीक है ना, और 19 मार्च 2019 को लोकपाल का गठन कर दिया गया है, और फर्स्ट लोकपाल अपने पिनाकी चंद्र घोष हैं। ठीक है ना, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने, हु इज द ऑथर ऑफ मेरी 51 कविताएं। ठीक है ना, तो मेरी 51 कविताएं यहाँ पर किसने लिखी थी? ठीक है, उस के लेखक कौन थे? तो काफ़ी वेल नोन यहाँ पर अपने पर्सनालिटी रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना, बहुत दमदार पर्सनालिटी थे, और काफ़ी इनके जो होते हैं ना कि इनकी एक कविताएं और इनके भाषण काफ़ी यहाँ पर प्रसिद्ध थे, और इनकी ये लेखक थे मेरी 51 कविताएं जो, ठीक है, उसके लेखक ही रह चुके हैं, और ग्वालियर के थे, और 3 टाइम्स यहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है ना, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस यहाँ पर है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वैदिक लिटरेचर। ठीक है ना, अब इसके अंदर कुछ समझने का या फिर करंट की कोई न्यूज़ ऐड हो नहीं सकती है, तो इसका वैसे का वैसे जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा संहिता, ब्राह्मण, आर्यनक, ठीक है ना, और उपनिषद। ठीक है ना, और आप जो होता है ना संस्कृत से रिलेटेड है या फिर जिन्होंने वैदिक चीज़ें पढ़ी हुई है उनको नॉलेज होगा। ठीक है, मुझे भी नॉलेज नहीं था इस चीज़ का, मैंने भी पढ़ाई है। ठीक है ना, तो इसके अलावा अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो द धम्म एडवोकेटेड बाय अशोका इन हिज इंस्क्रिप्शंस इज आइडेंटिफाई विद विच रिलीजन। ठीक है ना, जो धम्म अनुशंसित था, ठीक है ना, एडवोकेटेड था, वो अशोक ने किस रिलीजन के लिए किया था। ठीक है ना, तो उसके बारे में यहाँ पूछा गया है किस धर्म से की जाती है धम्म अभिलेखों की यहाँ पर, तो धम्म अभिलेख है उसके बारे में पूछा गया। सबसे पहले अपन इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो जो अशोक थे उन्होंने इसकी जो दी थी वो दी थी यूनिवर्सल रिलीजन एंड कोड ऑफ मॉरल कंडक्ट के द्वारा। ठीक है ना, तो इनके द्वारा दी गई थी, और इससे रिलेटेड कोई करंट की न्यूज़ बनती नहीं है। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर पेयर गलत है। ठीक है ना, तो पूछा गया है गलत कौन सा पेयर है,
43 के अंदर। तो इसके अंदर अपन देखेंगे तो देखो पहला वाला सही है, केशव चंद्र सेन संगत सभा का उन्होंने गठन किया था, और देरोजियो इन्होंने यंग बंगाल का गठन किया था, और जो ज्योतिबा फूले हैं उन्हें सत्य शोधक समाज का गठन किया था। जिसके अंदर गलत आंसर है वो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक प्रार्थना समाज यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी, और प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो आत्मरंग पांडुरन और महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, ठीक है ना। तो आत्मरंग पांडुरन और महादेव गोविंद रानाडे इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इसका आंसर ये आएगा। अब ये वाला भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपन। तो यहाँ पर पेयर्स दिए हुए हैं। तो जो पहला है लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, इसका आएगा 1909, ठीक है, 1909, ठीक है। लॉर्ड मिंटो जो रिफॉर्म्स हुए थे वो 1909 पे हुआ था। और उसके बाद जो सेकंड है लॉर्ड हेडिंग बॉम्ब एपिसोड्स, ठीक है, ये कब हुआ था, इसके बारे में है ये 1912 को हुआ था, ठीक है, 1912 के यहाँ पर हुआ था। और उसके अलावा नेहरू रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है, नेहरू रिपोर्ट 1928 को हुई थी, ठीक है ना। और खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था, खिलाफत मूवमेंट आपका हुआ था 1919 को, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शन है। तो पहले का तो अपना फोर्थ था, ठीक है, नीचे अपन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है। पहले का अपना थर्ड था, ठीक है ना, पहले का आपका थर्ड था, और उसके अलावा सेकंड का फोर्थ था। तो ये अपना फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो ये आपको मनोहर पांडे के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मनोहर पांडे के अंदर ली हुई है कि जो अपने गवर्नर वगैरह रहे हुए हैं या फिर कब कौन से ईयर के अंदर हुआ है। छोटी सी बुक है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी विक्ट्रीज ओवर राजपूत स्टेट, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा नाम है, आप जानते हो, काफ़ी एक आशिक मिजाज के वो शासक थे ये। तो इनके बारे में पूछा गया है कि कब अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब कौन कौन से विक्ट्रीज यहाँ पर हासिल की, उसको एक सीक्वेंस के अंदर आपको बताना है। सबसे पहले अपन इनका आंसर देख लेते हैं। तो जिसका आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर सिवाना, फिर जालोर, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मतलब होता है ना कि 1296 से लेकर 1316 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। अपने चाचा की यहाँ पर हत्या करके इन्होंने राजगद्दी हासिल की थी। और उसके बाद 1296 से लेकर 1316 तक यहाँ पर ये शासन किया था इन्होंने, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड इतना ही है। अगर आपको और पढ़ना हो तो मनोहर पांडे के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। तो इनकरेक्ट पेयर अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो इनकरेक्ट पेयर यहाँ पर अपन देखें तो बिजोली आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा ने किया था, राजस्थान सेवा संघ हरिभाई किनकर ने ही किया था, और मारवाड़ किसान आंदोलन राधाकृष्ण टाट ने ही किया था। और जो इसके अंदर गलत है वो है सिरोही प्रजामंडल, देशराज सिंह जो दिया हुआ है वो गलत है यहाँ पर, ठीक है। सिरोही प्रजामंडल जो है वो गोकुल भाई भट्ट के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था 1934 के अंदर, अगर आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जानना है तो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सिरोही प्रजामंडल का गोकुल भाई भट्ट, ठीक है ना। अपन आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which movement association amongst the following is not related with the upliftment of भील्स, ठीक है। तो जो कौन सा आंदोलन या संगठन था वो भीलों के उत्कर्ष से संबंधित नहीं था, ठीक है ना, अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड नहीं था। तो अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। राजस्थान सेवा संघ, भगत मूवमेंट, एकी मूवमेंट और बनारसी मूवमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा नहीं था उसके बारे में अपन सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान सेवा संघ, ठीक है। तो राजस्थान सेवा संघ था वो एक पॉलिटिकल उसके एजेंडे की तरफ चलाया गया था, राजनीतिक चेतना जागरण इसको बोलते हैं, जो कि 1990 को यहाँ पर चला था यहाँ पर आंदोलन, ठीक है। तो वो भील अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं था, वो राजस्थान चेतना जागरण के लिए यहाँ पर चलाया गया था। उसके अलावा अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच लेडी अमंगस द फॉलोइंग प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन सत्याग्रह मूवमेंट इन एट अजमेर, ठीक है। तो कौन सी लेडी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सत्याग्रह मूवमेंट जो अजमेर के अंदर हुआ है उसके अंदर, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सत्याग्रह मूवमेंट के अंदर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रकाशवती सिन्हा, ठीक है ना। तो ये देखो ये तो एज इट इज याद होने चाहिए तभी ये क्वेश्चन अपन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो अजमेर में जो सत्याग्रह हुआ था उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रकाशवती सिन्हा ने, ठीक है ना। अब इसके अलावा अपन क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। इनकरेक्ट पेयर यहाँ पर भी पूछा गया अपन से, उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। तो सिरोही प्रजामंडल, गोकुल भाई भट्ट,
ठीक है, ये अपन ने अभी देखा ही था। और बूंदी प्रजामंडल पंडित नयान राम, ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, और धौलपुर प्रजामंडल कपूरचंद पाटनी। तो इसके अंदर ये 3 ऑप्शन है वो राइट है। ये धौलपुर जो प्रजामंडल है यहाँ पर गलत दिया हुआ है, बिकॉज धौलपुर प्रजामंडल कपूरचंद पाटनी ने नहीं किया था। धौलपुर जो प्रजामंडल था वो ज्वाला प्रसाद, मूलचंद और कृष्णदत्त पालीवाल ने यहाँ पर किया था। इनका तीनों में से कोई भी नाम आ जाएगा, ज्वाला प्रसाद, मूलचंद और कृष्णदत्त पालीवाल, ठीक है। कपूरचंद पाटनी जो है उन्होंने जयपुर का यहाँ पर प्रजामंडल स्थापित किया था। तो इसका आंसर जो कपूरचंद पाटनी के साथ आएगा वो जयपुर प्रजामंडल आएगा, जबकि धौलपुर वाले के साथ ज्वाला प्रसाद, मूलचंद और कृष्णदत्त पालीवाल, ठीक है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अपन क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है ना। यहाँ पर इंग्लिश थोड़ा ढंग से दी नहीं हुई है, बेगू है। हु वॉज द लीडर ऑफ बेगू किसान आंदोलन है, ठीक है ना। तो इसके लीडर कौन थे, तो ये काफ़ी अपन जब एनसीआर वो हिस्ट्री पढ़ा करते थे राजस्थान की, तो वहाँ पर आता था है। तो इनको आपको याद रखना है। इनका नाम है राम नारायण चौधरी, ठीक है, जो बेंगू आंदोलन के नेता थे। और 1990 के अंदर बेंगू आंदोलन भीलवाड़ा के मैनाल से, ठीक है, स्टार्ट हुआ था भैरूकुंड से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो अपन ने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किए हैं। 200 क्वेश्चन है आरपीएससी के एससीएफ के जनरल नॉलेज के पेपर में। और मैंने अपनी जो एक तो ना बेस्ट नॉलेज से मैंने आपसे सारी चीज़ें करंट अफेयर की और जनरल नॉलेज की ऐड करके सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्स वगैरह जितने मैंने बनाए थे ना वो सब ऐड करके मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं। अगर आई होप, मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है ना। और आप इस वीडियो के अंदर बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और थोड़ा लाइक आप कर देना, जिससे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अपन इस वीडियो का मतलब होता है ना जनरल नॉलेज वाले जो सेक्शन है आरपीएससी का, उसका नेक्स्ट पार्ट अपन लेकर आएंगे। आप इसको थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी से जल्दी इसका बनाऊं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।